आम्ही जे सांगणार आहोत अथवा राहुल गांधीजी जे सांगतील आम्ही ते सगळे काम करणार. काम करण्यासाठी तुमच्या पुढे आम्ही आलेलो आहोत. आणि हे भारत जोडो यात्रामध्ये केवळ काँग्रेस पार्टी एकच नाही, अनेक वकील आले, त्याच्यात डॉक्टर्स आहेत, आणि आजच तुमच्या समोर आमचे ऍक्टर त्यांनी सुद्धा येऊन सांगितले, लिटररी फिगर्स आहेत, जर्नलिस्ट आहेत, अनेक लोक त्याच्यात जोडून आहेत. म्हणले की लोकांना आता कंटाळा आलाय मोदीचं ऐकून. कारण मोदी बाहेर गेला तर काय करतात, काही लोक त्यांचे खास असतात, त्यांना टीम अगोदर पाठवतात की त्यांनी अरब कंट्रीला जाऊ दे, अमेरिकेला जाऊ दे, दुसरीकडे जाऊ दे. तिथे गेल्यानंतर ते एक असतात 500-400 लोक मोदी मोदी म्हणतात. कोण? अरे आम्ही पाठवलेले लोक, आम्ही इंजिनियर केलं, आम्ही डॉक्टर केलं, आम्ही प्रोफेसर केले. काय यांच्या काळात झाले काय डॉक्टर? ते यांच्या काळात ते इंजिनियर झाले. अहो तुम्ही येऊन 8 वर्षही झालं नाही. 8 वर्षात कोण डॉक्टर होतोय, एमडी होतोय? 5-6 वर्ष, 8 वर्ष जवळजवळ पाहिजे. तर यांच्याकडून एक डॉक्टर आलं नाही, एक इंजिनियर नाही, तरी पण मी फार काम केलो असं म्हणतात. आणि सगळीकडे आम्हाला शिव्या देत जातात, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया. अरे हम बर्बाद करते, संविधान को अगर नहीं बचाते, लोकतंत्र को अगर नहीं बचा देते तो आप मोदी जी प्रधानमंत्री होके नहीं आते थे. ये है, हमने उसकी रक्षण किए, त्याचं रक्षण आम्ही केलं, ते जिवंत ठेवलं, संविधान वाचवलं, लोकतंत्र वाचवलं, म्हणून तुम्ही प्रधानमंत्री झाला. आणि आम्हाला विचारता काय केलं? सगळं काय केलं आम्ही केलं, तुम्ही काय केला? जुमलेबाजी केला. कुठे आहेत मग तुमचे 15 लाख रुपये? कुठे आहेत तुमच्या 2 कोटी नोकऱ्या? वर्षाला 2 कोटी. कुठे आहेत 18 कोटी? कुठेही नाही. जे सांगितलं ते तर केलंच नाही आणि करणारही नाही. मी जास्त वेळ घेत नाही. राहुल गांधी साहेब तुमच्यासमोर पुन्हा बोलणार आहे. आणि मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की या नांदेडमध्ये एक गोष्ट गुरु गोविंद सिंगनी सांगितलं होतं. आणि ते हे सांगितलं होतं की तुम्ही घाबरू नका आणि तुम्ही केव्हाही, म्हणजे जे राहुल गांधी नेहमी म्हणतात डरो मत, हे अगोदर ऐकलो मी 2024 च्या भाषणाच्या वेळेला. तसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न ही उसे डरना चाहिए. आम्ही कुणाला भीती घालत नाही, पण कुणी असंच आम्हाला जर हे काय म्हणतात डराने की अगर कोई कोशिश करे तो हम डरते भी नहीं. हम किसी को डराते नहीं. अगर कोई डराया तो हम डरते भी नहीं. तो ये हमारा उसूल है. और इसीलिए उन्होंने कहा था कि डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है. तो वो डर निकालो, क्योंकि वो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीवीसी का और ईडी का, ये सारी चीजों का उपयोग कर रहा है. और कहीं एमएलए भाग रहे हैं, कहीं और कार्यकर्ता भाग रहे हैं, हर पार्टी के. मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता. क्यों भाग रहे? उनको डराना. इसीलिए आप डरो मत, लड़ो. अगर आप लड़ते रहेंगे तो ही जीते रहेंगे, अगर लड़ेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं. और वो भी खास करके
अपने को स्वाभिमान से जीना है तो हमको लड़ना होगा। कहीं कुछ दिया, कहीं क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। किसानों को नहीं छोड़ा उन्होंने, गरीबों को नहीं छोड़ा। अरे बच्चों के पेंसिल के ऊपर जीएसटी लगाया, आटे के ऊपर जीएसटी लगाया, खाने के चीजों पर जीएसटी। ऐसी बुरी गवर्नमेंट कभी नहीं आई थी। तो इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप डरो मत, एक होके हम और आप एक होके लड़ेंगे। ये मत पूछो राहुल जी आपको क्या देने वाले हैं। राहुल जी तो अपनी बात बताए कि ये चलो हम मिलके चलेंगे तो ही देश को बनाएंगे। इसीलिए एक बार मेरे को याद आती है, कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी। जब वो चुनाव में ठहरे थे तब एक आदमी ने उठकर कहा कि आप चुन के आने के बाद मुझे क्या देने वाले हो, मेरे लिए क्या करने वाले। तब उन्होंने कहा, अरे भाई ये प्रश्न पूछने से भी अगर आप ये पूछ सकते थे मैं चुन के आने के बाद हम और आप मिलकर देश के लिए क्या कर सकते, अगर ये पूछते तो अच्छा होता। तो ऐसा ही आज राहुल गांधी जी और हम और आप मिलके देश के लिए क्या करेंगे ये सोचिए। इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूं, एकजुट होकर संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, गरीबों को बचाओ, किसान को बचाओ, सबको बचाओ, महिलाओं को बचाओ। आज कितने रेप हो रहे, कितने मर्डर हो रहे, और जब कभी एक बार हम जजमेंट को देखते हैं तो भी हैरान हो जाते हैं। तो इसीलिए संविधान के तहत चलाना हम सबका फर्ज है। ये काम आप सभी करेंगे और ये जो भारत जोड़ो यात्रा यशस्वी जरूर हो जाएंगी और सरकार आज न कल बदला के हम दिखाएंगे। पूरी हम कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो, आपकी आवाज सुन के कोई बीजेपी वाला सो गया तो उठना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। ज्यांच्या भाषणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहात, देशाचे नेते खासदार राहुलजी गांधी यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एच.के. पाटिल जी, नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी, बाला साहब थोराट जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, जयंत पाटिल जी, सुप्रिया सूले जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, मानिकराव ठाकरे जी, जितेंद्र अवध जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, भारत यात्रियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीटिंग शुरू करने से पहले हमने छत्रपति
शिवाजी महाराज, बसवना जी, महात्मा फूले जी, साहू महाराज और हमारे जो महापुरुष हैं उनका फूलों से आदर किया। ये जो हमने आदर किया, इसका मतलब क्या है? ये हमने किस कारण किया, क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी तपस्या 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 की। इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया। और जब इन्होंने तपस्या की, इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था, उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर इन महापुरुषों और जनता का जो रिश्ता था, वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिश्ता था। उनकी तपस्या का हम आदर करते हैं। उन्होंने जो दिल से अहंकार मिटाया, उसका हम आदर करते हैं। और जो इनका रिश्ता था हिंदुस्तान के लोगों से, उसका हम आदर करते हैं। इसीलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े, इसीलिए आज हमने इनके सामने फूल रखे। ये देश तपस्या का देश है। आप देखिए, जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं, वो सब के सब तपस्वी हैं। गांधी जी को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, सरदार पटेल को देखिए। ये देश जब भी अपना सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है। सच्चाई है। और तपस्या सिर्फ इन महापुरुषों ने नहीं की। मैंने कहा, यह देश तपस्वियों का देश है। इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। इस देश का मजदूर तपस्या करता है। इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है। मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए देश को खून पसीना, मजदूर के हाथ फट जाते हैं,
खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। आठ बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है। तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। आपकी सड़कों पे मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। यह आप मत सोचो कि मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप यात्रियों से पूछ लो, बैठे हैं वहां पे, बताओ भाई आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। सुबह उठते हैं, आज 6 बजे से हम चल रहे हैं, 8 बज गए, थकान नहीं है। अजीब सी बात है। आप उनसे पूछो, सही बोल रहा हूं ना? बोल रहा हूं ना सही? थकान नहीं है। ये पूछते हैं मुझे, जब मिलते हैं पूछते हैं, राहुल जी ये क्या हो रहा है, हमें थकान क्यों नहीं हो रही? थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है, किसानों की शक्ति आपके पीछे है, मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है। कैसे होगी थकान? हो ही नहीं सकती। हम सड़क पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं। घर कोई नहीं बैठा, घंटों चल रहे हैं।
उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं जिन पे आप चलते हो। हवाई जहाज में नहीं, गाड़ी में नहीं, सड़क पे, और आपकी बात सुन रहे हैं। और बहुत समझने को मिल रहा है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, दो भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हां, स्कूल जाता हूं। सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैंने गलती से पूछ लिया। मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है? कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में? क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना? 6 साल, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय।
ना, काला धन बढ़ गया 15 लाख। हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इससे डर फैलता है। आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है। आप युवा से कहो कि देखो, तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं, मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है। मजदूर से कहो मनरेगा बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है। और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं। ये काम करते हैं और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3600 किलोमीटर पैदल। और आप पूछ लो, बहुत मजा आ रहा है सबको, कुछ कष्ट नहीं हो रहा। आपसे मिल रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये जाएगी श्रीनगर, वहां पे तिरंगा फहराएगी। आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी पूरी की पूरी शक्ति, पूरा प्यार आपने यात्रा को दे दिया। यात्री चल रहे हैं, मगर लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। कन्याकुमारी से लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और आप हमें शक्ति दे रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बात मेरे दिमाग में आई, पता नहीं कहां से आ गई। बोलूं? शायद नहीं बोलनी चाहिए। बोलूं? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। बोल डालूं? बोल दूं? तो बताता हूं, बोल देता हूं। चलो, मैं केदारनाथ गया एक बार। वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, केदारनाथ जाना है। मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा केदारनाथ जाना है, तो कह रहे थे मुझे। मैंने सुना
और पता नहीं मेरे मुंह से बात निकल आई, एकदम बात निकली। उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा